ये कहानी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो आप खो जाओगे। ये बात है 1957 की। उस समय प्लेस अपने पीक पे थे। हर जगह बहुत सारे प्लेस होते थे, ड्रामाज होते थे, एंड उस समय साइलेंट प्लेस का बहुत ज़्यादा ही चलन था। इंडिया का एक बहुत ही बड़ा फेमस प्ले वाला ग्रुप फॉरेन जा रहा था। वो लोग गए वर्जीनिया, एंड वहाँ पे इस ग्रुप ने ढेर सारे प्लेस किए, ढेर सारे छोटे छोटे प्लेस किए। तभी वर्जीनिया में एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर प्रोड्यूसर डेविड विलियमसन उस ग्रुप का एक्ट देखने वाले थे। इस बार इस ग्रुप को अपना बेस्ट देना था, इसलिए इस बार इन्होंने अपना सेट खुद से ना बना के वहाँ पे ही किसी लोकल से बनवाया, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर सेट था। और वो एक ऑडिटोरियम में स्थित था जहाँ की सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा था। स्टेज रेडी था, एक्टर्स रेडी थे, सब कुछ रेडी हो गया था। तो बस अभी देर थी डेविड विलियमसन के आने का। चर्चा में ये भी आ रहा था कि डेविड विलियमसन के साथ उनके खास दोस्त और बहुत ही ज़्यादा मशहूर डायरेक्टर क्रिस वॉलेस आ रहे थे। ऑडिटोरियम अब लोगों से भर चुका था और अब कुछ ही देरों में डेविड विलियमसन और क्रिस वॉलेस आने वाले थे। जैसे ही वो लोग एंटर किए, पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया। वो लोग इतने मशहूर पर्सनालिटीज़ जो थे, फिर आके वो लोग फ्रंट रो में बैठ गए और फिर प्ले शुरू हुआ। प्ले बहुत ज़्यादा ही अच्छा जा रहा था, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वो प्ले था। फिर अचानक से स्टेज का एक एक्टर फिसल के गिर गया। लोगों को समझ में नहीं आया ऐसे अचानक से फिसला कैसे। तभी एक के बाद एक सारे एक्टर्स फिसल के गिरने लगे, और जब ध्यान से देखा गया तो स्टेज के ऊपर किसी ने तेल फैला दिया था। तभी ऊपर से एक लाइट नीचे गिरी और शॉर्ट सर्किट हो गया और पर्दों पे आग लग गई। लोगों में भगदड़ मच गई। फिर करीबन आधा घंटे बाद एक खबर मिलती है कि मशहूर प्रोड्यूसर डेविड विलियमसन की हत्या कर दी गई है। लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं और पूरी भगदड़ मच जाती है। अब तो पुलिस भी बहुत जल्दी ही आने वाली थी। जैसे ही पुलिस आके वहाँ पे छानबीन शुरू करती है तो वो देखते हैं कि डेविड विलियमसन को एक चाकू से मारा गया है, क्योंकि उनके गले के ऊपर एक ही कट होता। और जब वो लोगों ने पता लगाया तो देखा कि डेविड विलियमसन के जस्ट पीछे वाले सीट में एक छेद था। वो उस सीट के एक साइड में छेद था और सिर्फ उसी सीट में छेद था, और उसमें इतना जगह था कि कोई भी वेपन आराम से उसमें रखा जा सकता था। तभी पुलिस की हेड मीरा वहाँ पे पहुँचती है और वो पूरा क्राइम सीन को देखती है, एंड ऑब्जर्व करने के बाद उसे दिखता है कि बॉडी पे एक नाइफ के कट के अलावे कुछ भी मार्क्स नहीं है। ना तो उसे मारा गया, ना तो उसे दबोचा गया, सिर्फ एक सिंपल सा कट था, वो भी बहुत ही ज़्यादा गहरा कट था। तभी एक ही बार में वो मर गए। जब उसने वहाँ से सब ऑर्डिनेटर पुलिस से बात की तो पता यह चला कि वहाँ पे एक नाइफ थी जो प्रोड्यूसर थे उसके चेस्ट के बीचों बीच रखी गई थी। जब मीरा ने उससे इन्वेस्टिगेट किया तो उसने देखा कि उसके ऊपर ब्लड के स्टेन्स थे, एंड वो नाइफ कोई मॉडर्न नाइफ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी नाइफ है, लाइक ये एंशिएंट समय में यूज़ की जाती थी, ऐसी तरीके की नाइफ थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक मर्डर किया तो किसने किया। इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गया था। तभी 5 दिन बाद एक और न्यूज़ आती है कि ऐसे ही सेम वे में जो डायरेक्टर उस प्रोड्यूसर के साथ गए थे क्रिस वॉलेस, उनकी भी हत्या कर दी गई है। एकदम सेम वे में तेल फैला था, लाइट गिरी थी, शॉर्ट सर्किट, आग, एंड एक नाइफ से उनकी मौत। एंड वो नाइफ भी पुराने ज़माने का ही नाइफ था, और दोनों नाइफ्स जो थे आइडेंटिकल थे।
तभी एक बात तो साफ थी कि जिसने भी ये दोनों मर्डर किए हैं वो सेम ही इंसान है। और एक बात चौंकाने वाली थी कि सेट में ये तेल फैला रहा है तो फैला कौन रहा है। जब तक पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती तभी जो वहाँ की हेड थी मीरा, उसने अपनी फ्रेंड माया को एक जॉब दिया एंड वो जॉब था कि इसके तह तक पहुँचना। माया एक बहुत ही बड़ी डिटेक्टिव थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कनिंग, शार्प और उस पर भी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी। और जब भी उसे कोई काम मिलता था वो उसे पूरा सॉल्व किए बिना नहीं छोड़ती थी। और माया ने ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी सॉल्व करके रखे थे। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी और वो मीरा की एक बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त थी। मीरा ने माया को ये केस सौंपा और बोला कि तुम अनऑफिशियल वे में इसके बारे में जानकारी निकालो और मैं ऑफिशियल वे में करती हूँ तुम्हारा हेल्प, और देखते हैं कि इसके पीछे है कौन, क्योंकि डिपार्टमेंट से तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस 2 पर्सनालिटी मर चुके हैं। मीरा को जितनी भी इंफॉर्मेशन पता था उसने माया को बता दिया कि जो 2 मर्डर्स हुए हैं वो 5 दिन के गैप में हुए हैं और वेपन जो है बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल है, पर वेपन को जानबूझ के वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और कैसे पुलिस में तेल फैलता है, शॉर्ट सर्किट होता है एंड ये मर्डर होता है। फिर माया ने उस नाइफ को देखा तो उसने ये नोटिस किया कि वो नाइफ तो ब्लंट है और उससे उतना डीप कट मारना इज़ नॉट पॉसिबल। यानी जो एक्चुअल वेपन है वो डिफरेंट है और ये ऐसे ही कोई वेपन छोड़ दे रहा है ताकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जब मीरा ने ये बात सोचा और उसने देखा तो उसने सोचा हाँ ये तो सही बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट नाइफ है। अभी उनको ये तो पता चल गया कि ये जो वेपन छोड़ा जा रहा है ये उन्हें डिसअट्रैक्ट करने के लिए छोड़ा जा रहा है। अभी माया के हिसाब से नेक्स्ट जो मर्डर होना था वो 5 दिन के बाद होना था और ऐसा ही हुआ, पर मर्डर कहाँ होने वाला था ये किसी को नहीं पता। एंड इस बार मर्डर हुआ था एक बहुत ही ज़्यादा यंग एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस की। वो एक्ट्रेस अभी भी कॉलेज जाती थी और ऐसी ही प्लेस में काम करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड थी और बहुत ही जल्दी फेमस हो गई थी। और इसका भी मर्डर सेम ही वे में हुआ था, पर डिफरेंस ये था कि उन दोनों का जो मर्डर हुआ था वो कंट्री की एकदम सेंटर लोकेशन में हुआ था, पर इस एक्ट्रेस का जब मर्डर हुआ तो ये कंट्री साइड पे हुआ था। एंड मर्डर का पैटर्न सेम था। प्ले चल रहा था, तेल फैला, एक लाइट गिर गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, लोगों में भगदड़ मच गया एंड अचानक से उसकी मौत। एंड उसके ऊपर भी वो नाइफ छोड़ी गई थी। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मर्डर कर रहे हैं वो प्लेस के सामने ही मर्डर कर रहे हैं, पर जो प्ले है उसमें कोई तेल कैसे फैलवा सकता है जब तक वो कोई सेट का मेंबर ना हो जिसने सेट बनवाया हो, या फिर हो सकता है वो कोई क्रू मेंबर ही हो जो एक्ट कर रहे हैं उनमें से ही कोई हो। मीरा और माया ने उनसे बातचीत शुरू की तो उनको कुछ पता नहीं चला, उनको कुछ भी रेलेवेंट आंसर नहीं मिल रहा था। अभी उनके हिसाब से नेक्स्ट मर्डर आज से 5 दिन बाद होनी थी, पर ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट मर्डर हुआ 10 दिन बाद, वो भी एक कॉलेज गोइंग लड़के का जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं था, पर वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर डायरेक्टर का पोता था। पैटर्न ऑफ मर्डर इस बार भी सेम था, हल्का सा भी कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ था। अभी पुलिस के ऊपर तो और ज़्यादा प्रेशर बन रहा था। तभी डिटेक्टिव माया ने एक क्लू देखा। उसके सामने में सारे नाइफ्स रखे हुए थे और उस नाइफ्स में एकदम नीचे में एक छोटा सा निशान बना हुआ था। और जब उसने ध्यान से देखा तो एक के ऊपर M, दूसरे नाइफ के ऊपर A, तीसरे नाइफ के ऊपर N और चौथे नाइफ के ऊपर G लिखा हुआ था। अभी उसने जब उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में रखा तो उसको मैन G मिल रहा था,
तो उसे लगा कि हो सकता है ये कुछ रेलेवेंट हो। एंड जब उसने वर्जीनिया का स्टेट मैप देखा तो उसमें मांगो करके एक जगह मिली उसे। तो उसे समझ में आ गया कि हो सकता है ये जो सारे नाइव्स है ये मांगो की जगह से आ रही हों या फिर कुछ भी रिलेशन इसका मांगो से होगा। तो इस बार इंस्पेक्टर मीरा और डिटेक्टिव माया दोनों साथ में मांगो गए और मीरा गई एक आर्टिफैक्ट की दुकान में जिसमें बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट चीज़ें मिलती थी, और माया गई एक वेपन स्टोर में जहाँ पे हो सकता है ऐसे वेपन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए। अभी मीरा जो है वो एक आर्टिफैक्ट की दुकान में है, और जब उसने वहाँ के ओनर से बातचीत की तो उसको ये पता चला कि ऐसे जो नाइफ्स है वो पहले बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थे, और ये क्योंकि एक नकली नाइफ है तो ऐसे नाइफ्स प्लेस में दिए जाते थे, ड्रामास में दिए जाते थे, वहाँ पे ही मिलते थे, नॉर्मल कोई इसे नहीं लेता था। और ऐसे नाइफ्स बनना बहुत ही ज़्यादा पहले बंद हो गया था। एंड जो आखिरी इंसान जो ये जानता था जिसने ऐसी नाइफ बनाई वो यह था। उसने सामने में एक पिक्चर दे दी कि बोले कि हो सकता है ये आपको हेल्प करे। ये ही था जिसके बारे में मैं जानता हूँ जो बनाता था, और बाकी मैं किसी और के बारे में नहीं जानता। माया थी एक वेपन स्टोर में, और जब उसने पूछताछ की तो उससे पता चला कि ऐसा नाइफ कोई एक ही वहाँ पे बनाता था, जो कि बहुत ही पहले उसने यह बनाना बंद कर दिया है और अब ऐसे नाइफ्स मिलते भी नहीं हैं। और उसने यह भी बताया कि ये जो नाइफ है वो एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़े अंकल बनाते थे, जो उसी समय बहुत बूढ़े हो गए थे, तो अभी वो ज़िंदा हैं मर गए हैं उसके बारे में उसे आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत समय से उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुए है। और उसने एक एड्रेस दे दिया माया को। अभी जब मीरा और माया साथ में मिली तो उन्होंने ये सोचा कि मर्डर कर कौन रहा है, और मर्डर इन्हीं सब का क्यों हुआ, इसके पीछे कोई मोटिव, कुछ कनेक्शन, ऐसा कुछ होना चाहिए। पर उन्होंने सोचा कि इसके बारे में बातचीत करने से पहले हम लोग इस एड्रेस पे चलते हैं जो कि माया को उस वेपन स्टोर वाले ने दी थी। और मीरा ने बताया कि उसको एक पिक्चर मिली, तो हो सकता है वो आपस में मैच कर जाए और हो सकता है कि सेम ही पर्सन का हो। वो दोनों उस एड्रेस पे गई तो उन्होंने देखा कि ये एड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा दूर था शहर से, और एकदम एक जंगल में स्थित था। वो जंगल में ज़्यादा पेड़ तो नहीं थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह लग रही थी, और वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा घर था। दोनों ने घर के दरवाजे पे नॉक किया तो पहले तो कोई नहीं आया, पर फिर जब उन्होंने फिर से नॉक की तो उनको एक हलचल सुनाई दी। ऐसा सुनाई दिया कि किसी ने कोई दरवाज़ा बंद किया और वो आ रहा है, और फिर दरवाज़ा खुलता है। उनके सामने एक बहुत ही ज़्यादा यंग सा लड़का था, जो कि हो सकता है अभी कॉलेज ही जाता हो, इस एज का था। और जब माया ने उसके हाथ देखे तो उसके हाथ पे ग्रीस और ऑयल लगा हुआ था, और मीरा ने ये नोटिस किया कि वो उन्हें देखते ही घबरा गया कि ये लोग आए कैसे। फिर मीरा बोलती है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बस तुमसे कुछ चीज़ पूछने के बाद चले जाएंगे। जब वो लोग अपनी पूछताछ शुरू करती है तो सबसे पहले मीरा पूछती है कि क्या तुम इस इंसान को जानते हो। तो वो लड़का पहले तो मना कर देता है, पर फिर बोलता है ये मेरे दादा की पिक्चर है, और फिर वो अपने फैमिली फ़ोटो भी दिखाता है जिसमें उसके दादा और उसका फ़ोटो था, पर उसमें एक और फ़ोटो था, और ये फ़ोटो मीरा पहचान गई क्योंकि ये तो उसी आर्टिफैक्ट के ओनर का फ़ोटो था। उसने फिर उस लड़के से पूछा, बताओ ये इंसान कौन है। तो वो बोलता है कि ये मेरे पापा हैं। फिर मीरा को समझ में नहीं आया कि जब ये जो आर्टिफैक्ट का जो शॉप है उसका ओनर है और ये बूढ़े जो हैं ये इनके पापा है, तो वो आर्टिफैक्ट ओनर तो ऐसे डायरेक्टली बता सकता था कि ये मेरे पापा बनाते थे। उसने इतना ऐसा क्यों किया कि जैसे वो जानता ही नहीं है कि अब वो कहाँ रहते हैं और उनके साथ क्या हुआ। तो जब ये बात माया से वो बोल रही थी तो उस लड़के ने सुन लिया और उसने बोला कि अब उन दोनों के आपस में बातचीत नहीं होती है और उनके बीच में एक झगड़ा हो गया है, तो इसलिए वो दोनों
आपस से बात नहीं करते हैं और बहुत साल बीत गए हैं अब उन्हें बात किए हुए। और मैं अपने दादा के साथ रहने लगा क्योंकि मुझे मेरे दादा बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो दोनों अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहाँ से चली आती हैं। तभी एक खबर आती है कि एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर डायरेक्टर की मौत हो गई है और वो और कोई नहीं था बल्कि उस कॉलेज गोइंग लड़के के दादाजी ही थे जिसका मर्डर हो गया। अभी माया उनके बीच का लिंक खोजने लगी तो उनको लिंक ये मिला कि वो जो बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे जो अभी रिसेंट में मरे, उनका नाम विलियम था। और विलियम सबसे पहले जो मरे थे प्रोड्यूसर, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। विलियम ने उस प्रोड्यूसर का बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होता है और वो डायरेक्टर को भी जानते थे और उन्हीं के थ्रू वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपस में मिले थे। और वो जो लड़की जिसका मौत हुआ था और वो जो लड़का जो कॉलेज जाता था, उसके बीच में जब रिलेशन खोजने का उन्होंने कोशिश किया तो एक ही रिलेशन मिला कि दोनों सेम ही कॉलेज में जाते थे। तो अभी इन्होंने सोचा कि अभी कॉलेज में जाके हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस बार सिर्फ माया ही इन्वेस्टिगेशन करने जाती है और मीरा ये सब जो मर्डर्स हुए हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है एक डिफरेंट वे में। माया कॉलेज में गई और जब उसने पता लगाया तो उसको ये पता चला जो कॉलेज का लड़का अभी मरा वो उस कॉलेज का सबसे ज़्यादा अमीर बच्चा था और उस कॉलेज में सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ते थे। और उसने जब देखा तो उसको ये भी पता चला कि वो जो लड़की है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। जब और उसने पता किया तो उसे पता चला कि ये जो लड़का है उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, पर लड़की उसे पसंद नहीं करती थी, लड़की किसी और लड़के को पसंद करती थी। फिर जैसे ही माया वहाँ से वापस जा रही थी तो उसने दीवार के ऊपर एक पिक्चर देखा और उसने जब वो पिक्चर ध्यान से देखा तो उसे पता चला अरे ये पिक्चर तो उसी लड़के का है जिससे वो लोग मांगो के पास मिले थे। जब उसने ध्यान से देखा और वहाँ के एक स्टूडेंट से पूछा इसके बारे में तो उस स्टूडेंट ने बताया कि ये इस कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था और इसे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बुली करता था। और ये जो लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है इसका नाम जेम्स है और ये उस कॉलेज का सबसे ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था। इसकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इसे बहुत ही जल्दी पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी और इसे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलने वाला था एक प्रोड्यूसर से, पर किसी रीज़न के कारण इसे हटा दिया गया और उस लड़के को ले लिया गया जो कि मर चुका है। जब उसने पूछा कि वो कौन प्रोड्यूसर था तो लड़के ने बोला कि मुझे उनका नाम अच्छे से याद नहीं है, शायद से कोई विलियमसन था, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। अभी माया को एक कनेक्शन मिल गया कि विलियमसन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोड्यूसर था और उस स्टूडेंट ने भी यही बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोड्यूसर था जो इसको काम देने वाला था। पर फिर उसने इसको हटा के उस लड़की को ले लिया और उनको ये कनेक्शन तो पहले ही मिल गया था कि जो वो दादा थे जिसका अभी रिसेंटली मौत हुआ उसका और डेविड विलियमसन का आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता था। इसका मतलब हो सकता है कि उनके कहने के कारण इस जेम्स को हटा के उनके पोते को इसमें ले लिया गया हो। तो उससे लगा कि हो सकता है ये प्राइम सस्पेक्ट हो जिसने सारा मर्डर किया है, पर इसे ये समझ में नहीं आया कि उसने उस लड़की का मर्डर क्यों किया, उससे क्या रिलेशन है। तो जब उसने उस स्टूडेंट से पूछा तो उसने बताया कि वो लड़की इससे पसंद करती थी ना कि उससे। फिर वो समझ गई कि हो क्या रहा है, पर उसे अभी भी ये समझ में नहीं आया कि इसने उस लड़की को क्यों मारा। तो जब ये सारी बात माया ने मीरा को बताया तो फिर मीरा बोलती है कि हमें इस लड़की के घर में जाना चाहिए और वहाँ पे पूछताछ करनी चाहिए कि हुआ क्या है। फिर जब वो लोग उसके घर गए तो उन्हें पता चला अरे ये लड़की तो जिंदा है, ये तो मरी ही नहीं है, ये अभी 2 दिन पहले शहर छोड़ के वहाँ से गई है। अभी उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो उसका मर्डर बहुत समय पहले ही हो गया है,
उसका मर्डर तो तीसरे नंबर पे था, पर अभी ये 2 दिन पहले शहर छोड़ के गई है। अभी उनको दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही थी। फिर वो लोग ऑटोप्सी वाले रूम में जाते हैं जहाँ पे उसकी बॉडी होने चाहिए थी, पर जब वो लोग जाके देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि बॉडी किसी और लड़की का है, पर नाम इस लड़की का है। अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने शांति से बैठ के सोचा, और फिर उन्होंने सोचा कि इस लड़की के बारे में पता लगाना पड़ेगा। और जब उन्होंने इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, जो कि अब मरी हुई है दूसरे के नाम से, तो उन्हें पता चला कि ये इसका रियल नेम है, वो है मारिया। और ये जो लड़की है इसका कोई भी माता पिता नहीं है, और ये जो लड़की जिंदा है सूजन, उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त है। पर फिर उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। माया फिर से उनके कॉलेज गई, और जब उसने अभी मारिया के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि मारिया ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस लड़के जेम्स को हटाने में। उसने ही उस लड़के को बोला था जो कि मर गया है कि उसे हटा के उसे वो रोल करना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा फिट है। अभी उसने पूछा कि मारिया ऐसा क्यों की, तो स्टूडेंट ने बोला कि मारिया को वो लड़का जेम्स पसंद था, पर सूजन उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसे भी वो लड़का पसंद था, और जेम्स को सूजन पसंद थी। पर ताकि वो दोनों साथ में हो सके या फिर गुस्से के मारे उसने ऐसा कुछ तो किया था। अभी इट वॉज वेरी क्लियर कि हुआ क्या है। माया मीरा के पास गई और उसने पूरा कहानी बताया कि ये जो लड़का जिससे वो लोग उस दिन मिली थी, जेम्स, ये है जो हो सकता है सबका मर्डर कर रहा हो, क्योंकि इसका मोटिव बहुत क्लियर है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करता था, एंड इसे पॉपुलैरिटी मिल रही थी, फेम मिल रही थी। इसे एक लड़की पसंद थी सूजन, और सूजन भी इसे पसंद करती थी। पर जो लड़का जो कॉलेज में जाता था, जो मरा, जिसका नाम रोनाल्डो था, उसे सूजन पसंद थी, और सूजन की बेस्ट फ्रेंड मारिया, उसको जेम्स पसंद था। पर क्योंकि मारिया को जेम्स नहीं मिल पा रहा था, तो उसने रोनाल्डो को बोला कि उसके जगह उससे एक प्ले में काम करना चाहिए, और वो प्ले बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्ले था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले था। किसी भी स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अहम प्ले था, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती थी और इस बार इन्हें पैसे मिलते। पर ये रोल एक्चुअल में जेम्स को दिया गया था, और जो प्रोड्यूसर था इस एक्ट का वो था डेविड विलियमसन, और जो डायरेक्टर था वो था क्रिस वॉलिस। और फिर उनको ये पता चला कि जो रोनाल्डो के दादाजी हैं उन्होंने हो सकता है कि पैरवी लगाई हो और डेविड विलियमसन को बोला हो कि इसे हटा दे और उसके पोते रोनाल्डो को ले ले। एंड क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, विलियमसन ने उनकी बात मान ली होगी। तो अभी प्राइम सस्पेक्ट ये है। फिर उन्होंने उस दिन के बारे में याद किया, तो उन्हें याद आया कि वो उन्हें देख के ही बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके हाथ में ग्रीस, ब्लैक पेंट, ऑयल थे, और वो जब आया था तो उसने एक दरवाज़ा बंद करके आया था, तो हो सकता है उसके दरवाज़ा के पीछे कुछ तो वो काम कर रहा हो। तो वो लोग फिर से जेम्स के घर जाती हैं, और जब वो जाके वहाँ पे छानबीन करती हैं तो उन्हें जेम्स वहाँ पे मिलता ही नहीं है। पर फिर जब वो दरवाजे के पीछे देखती है तो उसे मिलता है एक वर्किंग एरिया, जहाँ पे वो खुद से उस नाइफ्स को बना रहा था। और जब माया पूछताछ कर रही थी और उस स्टूडेंट से उसने पूछा था कि जेम्स अभी कर क्या रहा है, बहुत समय से आया नहीं है क्या, तो उस लड़के ने बोला था कि पिछले 5 महीनों से जेम्स कॉलेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो टाइम इकट्ठा कर रहा था इसको अंजाम देने का। पर उसे अब बात ये नहीं समझ में आई कि हो सकता है ये मर्डर कर रहा हो, कुछ श्योरिटी नहीं है, पर सेट पे तेल कौन गिरवा रहा था। फिर जब वो सेट वालों से बात करती हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि एक लड़का था जो कि सारे सेट में प्रेजेंट था, और उसका नाम था जस्टिन।
फिर उन्हें लगा कि हो सकता है जस्टिन और जेम्स के बीच में कुछ ना कुछ ताल्लुकात हो, और ऐसा था भी। उन्होंने जब पता लगाया तो उन्हें पता चला कि जस्टिन और जेम्स शुरुआत से बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उन्हें समझ में आ गया कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है। अभी तो ये था कि जेम्स है तो है कहाँ, उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फिर माया ने वहाँ पे कैमरा लगा दिया ताकि वो देख सके कि जेम्स आ कब रहा है, जा कब रहा है। पर जेम्स तो आया ही नहीं। 2 दिन बीत गए, जेम्स नहीं आया। 5 दिन निकल गए, जेम्स नहीं आया। और अब मर्डर होना भी बंद हो चुके थे। फिर मीरा सोचती है कि हमें सूजन से पूछना चाहिए कि उसे जेम्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। पर जैसे वो लोग सूजन के घर में जाते हैं तो फिर उन्हें याद आता है, अच्छा हाँ, सूजन तो 2 दिन पहले ही छोड़ के चले गई थी। तो फिर वो उनके फैमिली मेम्बर्स से पूछते हैं कि हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि उन्हें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, पर सूजन बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में थी निकलने के। फिर उन्होंने जब डेट्स मैच की तो उन्हें पता चला कि सूजन घर उस दिन छोड़ के गई है जिस दिन ये दोनों जेम्स के घर गए थे पता लगाने। यानी हो सकता है कि दोनों साथ में भाग गए हों। अभी केस बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुका था, पर कल्प्रिट को ढूंढना तो बाकी था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो मिलेंगे कैसे। तो उन्होंने सोचा कि जस्टिन को ढूंढते हैं, और जस्टिन मिल गया। वो जेम्स के घर के पीछे रहता था, बहुत ज़्यादा पीछे रहता था। और उस जगह पे उन्हें लगा कि एक ही घर है, पर वहाँ पे एक घर के बजाय 4-5 घर थे। तो जब वो लोग जस्टिन के घर गए तो उन्हें जस्टिन मिला, और जस्टिन को 2-4 चमाटे मारने के बाद जस्टिन ने ये बताया कि जेम्स और सूजन मिलके भाग गए हैं, और जेम्स ने मर्डर क्यों किया है और कैसे किया है। उसने पूरी बातें बता दी कि कैसे जेम्स ने इसे बोला था वो सेट को वो करनी, और कैसे फिर जेम्स ने जस्टिन को बोला कि जो सीट है जहाँ पे जो उसको मारना है वो बैठने वाला है, उसके जस्ट पीछे वाली सीट में वो होल कर दे ताकि वो वहाँ पे अपना सारा हथियार रख सके। तो उसने ये पूरी बात बता दी। पर फिर मीरा ने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे थे, तुम्हारी क्या ज़रूरत थी करने की। फिर उसने बोला कि जेम्स मेरा एक लौता फ्रेंड है, और ऊपर से उस डेविड विलियमसन ने जस्टिन का बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था कि वो कुछ नहीं है और वो सिर्फ सेट में काम कर सकता है और वो एक्टिंग के लायक नहीं है। जबकि जस्टिन भी एक अच्छा एक्टर था, पर उसे कोई काम नहीं दे रहा था। उसने एक्टिंग की थी छोटे मोटी इस प्ले में बस। तो इसे सब कुछ पता चल गया। फिर उसने पूछा कि ये बताओ अभी जेम्स मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। जस्टिन बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जेम्स अकस्मात छोड़ के चले गया और सूजन को भी साथ लेके गया, और उसने जो मुझे आखिरी लेटर भेजा था वो ये था। और जस्टिन ने वो लेटर मीरा को दे दिया, और मीरा ने ये लेटर माया को दे दिया कि वो दोनों साथ में पढ़ सके। और जब वो दोनों ने पढ़ा तो उनको ये बात पता चला कि वो दोनों अब बहुत ही ज़्यादा दूर निकल चुके हैं। फिर और उन्हें कोई क्लूज ही नहीं मिले जिससे वो जेम्स या फिर सूजन के पास पहुंच सके। उन्होंने ट्रेन स्टेशन पे पता लगाया, उनको कुछ पता नहीं चला। बस स्टेशन पे पता लगाया, कुछ पता नहीं चला। और रोडवेज के माध्यम से भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। वो फिर फाइनली उन्हें केस बंद करना पड़ा क्योंकि काफ़ी क्लूज ही नहीं थे। पर फिर 5 साल बाद एक खबर मिलती है उन दोनों के बारे में कि अब वो दोनों बहुत ही बड़े एक्टर्स बन गए हैं एक डिफरेंट जगह में, जो कि वर्जीनिया से कोसों दूर था। और वहाँ पे दोनों बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। फिर माया जाती है उनके पास क्योंकि मीरा तो एक ऑफिसर थी, वो नहीं जा सकती थी, पर माया प्राइवेट डिटेक्टिव थी तो वो तो जा सकती थी। तो वो गई, और जब वो वहाँ पे गई और वो उससे मिली जेम्स से, तो उसने पूरी बातें बताई कि उसने कैसे किया और क्या किया। पर अब वो उसे पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि केस बहुत पहले ही क्लोज हो चुका है, और अभी ये प्रूव करने का उनके पास कोई भी क्लूज नहीं बचे थे और कोई भी एविडेंस नहीं थे जिससे जाहिर से बोला जाए कि इसी ने मर्डर किया है। तो आखिरकार ऐसे इस कहानी का अंत हुआ।
और मैं जानती हूँ कि इसका अंत जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, पर कभी कभी ऐसे केसेस मिल जाते हैं जिसमें केस पूरी सॉल्व नहीं हो पाती है पर हो गई होती है। तो कैसी लगी आपको ये कंफ्यूजिंग कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो एंड ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।